हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। हर कंपटीशन एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन मैच करता है। इसका सीक्वेंस बना रहे हैं इसको सॉल्व करते हुए। फर्स्ट चैप्टर इसका फ्लूइड मैकेनिक्स था, जिसको हम लोग एक से लगभग 400 तक बना चुके हैं। सेकंड चैप्टर में सर्वेइंग था, जिसको हम लोग शुरू से लेकर अंत तक ख़त्म कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर इरिगेशन है। इसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसमें भी हम लोग 1 से 50 तक जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पार्ट में हम लोग 50 से आगे जो है 50 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है मल्टीपल रिजर्वायर इज वन विच इज। मल्टीपल रिजर्वायर जो होता है वो क्या कहता है। मल्टीपल रिजर्वायर इज वन विच इज, इसमें जो प्रॉपर्टीज है इस क्या होता है। तो मल्टीपल रिजर्वायर जो है डिजाइन फॉर वन पर्पस बट सर्व मोर देन वन पर्पस। डिजाइन जो होता है इसका मोर पर्पस से लिए किया जाता है, सिर्फ वन पर्पस के लिए नहीं किया जाता है मल्टीपल रिजर्वायर का। तो इस तरह से इसका देखा जाए तो प्लान एंड कंस्ट्रक्ट टू सर्व वेरियस पर्पस। इसको प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों किया जाता है वेरियस पर्पस के लिए, मीन्स मल्टीपल पर्पस के लिए। उसको ही मल्टीपल रिजर्वायर कहते हैं। तो मल्टीपल रिजर्वायर वो होता है इसका कंस्ट्रक्शन एंड प्लान दोनों जो किया जाता है वो मल्टीपल पर्पस के लिए किया जाता है, दैट मीन्स वेरियस पर्पस के लिए। दैट इज ओनली बेस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। यूजफुल स्टोरेज क्या बोल रहा है। यूजफुल स्टोरेज और वॉल्यूम और वाटर स्टोर इन रिजर्वायर। रिजर्वायर में क्या क्या होता है। मान लिया जाए अगर ये रिजर्वायर में रहा है, तो अगर मान लिया जाए ये रिजर्वायर में रहा है, ये रिजर्वायर है, तो जो सबसे ऊपर जो होता है उसको मैक्सिमम लेवल अगर बोल सकते हैं। नीचे का जो होता है इस पॉइंट का, नीचे का होता है डेड स्टोरेज नीचे का हो गया। इसके ऊपर में अगर देखा जाए तो रिटायरिंग ड्रेनेज होता है। इसके बीच का जो पार्ट होता है वो, इसके नीचे जो होता है, इसके जो नीचे जो होता है वो नॉर्मल या फ्लड कंट्रोल बोल सकते हैं। फ्लड कंट्रोल होता है, या ये होता है नॉर्मल पुल लेवल। इस लेवल को नॉर्मल पुल लेवल कहते हैं। और इस लेवल को जो अगर मान लेता जाए, ये लेवल जो हो गया मिनिमम पुल लेवल। ये अगर ये रिजर्वायर, ये मेरा रिजर्वायर है, ये जो होता है सबसे लास्ट जो लाइन इसको बोलते हैं मिनिमम पुल लेवल। मिनिमम पुल लेवल के जो नीचे जो पार्ट होता है वो डेड स्टोरेज होता है। मिनिमम पुल लेवल के नीचे जो स्टोरेज होता है उसको डेड स्टोरेज बोलते हैं। और इसके बीच का जो होता है, मान लिया जाए ये नॉर्मल पुल लेवल है। एक मिनिमम हो गया, एक नॉर्मल हो गया और एक मैक्सिमम हो गया। 3 गो लेवल होता है पानी का। तो नॉर्मल पुल लेवल, मैक्सिमम पुल लेवल, नॉर्मल पुल लेवल और मिनिमम पुल लेवल। मिनिमम पुल लेवल के नीचे जो पार्ट हुआ, दैट इज ये पार्ट का जो स्टोरेज हुआ उसको डेड स्टोरेज बोलते हैं। और नॉर्मल और मिनिमम के बीच का, मीन्स नॉर्मल और मिनिमम के बीच का जो होता है उसको यूजफुल स्टोरेज बोलते हैं, या एक्टिव स्टोरेज बोलते हैं। और जो इसके ऊपर जो होता है, मीन्स नॉर्मल पुल लेवल से लेकर के, अगर हम एक और बीच का होता है रिटार्डिंग पुल लेवल, दोनों के बीच का जो फ्लड कंट्रोलिंग जो होता है, फ्लड कंट्रोलिंग के टाइम पे वो यूज होता है। दैट मीन्स अगर मैक्सिमम ये हो गया तो मैक्सिमम पुल लेवल और रिटार्डिंग पुल लेवल के बीच का जो होता है वो सरचार्ज होता है। ठीक है। और ये रिटार्डिंग पुल लेवल और नॉर्मल पुल लेवल, इसके बीच का जो होता है उसको बोलते हैं फ्लड कंट्रोलिंग। फ्लड कंट्रोलिंग के लिए ये होता है, ये फ्लड कंट्रोलिंग पहला हो गया मैक्सिमम, फिर हो गया रिटार्डिंग, और ये दोनों के बीच का जो हो गया वो सरचार्ज के लिए हो गया। और नॉर्मल पुल लेवल ये दोनों के बीच का जो हो गया वो फ्लड कंट्रोल के लिए हो गया। और उसके बाद जो नॉर्मल पुल लेवल और मिनिमम पुल लेवल ये दोनों का जो हो गया उसको बोलते हैं एक्टिव स्टोरेज या फिर यूजफुल स्टोरेज। एक्टिव स्टोरेज या यूजफुल स्टोरेज। और मिनिमम पुल लेवल के नीचे जो होता है, मिनिमम पुल लेवल से नीचे जो पार्ट हो गया उसको बोलते हैं डेड स्टोरेज। मिनिमम से नीचे जो हो गया उसको डेड बोलते हैं।
अब क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, यूजफुल स्टोरेज। यूजफुल स्टोरेज क्या होता है? यूजफुल स्टोरेज जो होता है मिनिमम पुल लेवल और नॉर्मल पुल लेवल। नॉर्मल और मिनिमम के बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं यूजफुल या एक्टिव। तो मिनिमम पुल लेवल एंड मैक्सिमम पुल लेवल नहीं, मिनिमम पुल लेवल एंड नॉर्मल पुल लेवल। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं, मिनिमम पुल लेवल और नॉर्मल पुल लेवल। मिनिमम पुल लेवल नॉर्मल पुल लेवल के बीच का जो पार्ट हो गया उसको बोलते हैं यूजफुल स्टोरेज, तो बी हो गया। नेक्स्ट है द वाटर स्टोरेज रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पुल लेवल। अभी पता है कि जो बिलो जो होता है, अगर ये मिनिमम पुल लेवल है, ये मिनिमम पुल लेवल है, तो मिनिमम पुल लेवल के नीचे का जो स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं डेड स्टोरेज। तो इस तरह से मेरा मिनिमम पुल लेवल के नीचे क्या पूछ रहा है, बिलो द मिनिमम पुल लेवल। तो बिलो द मिनिमम पुल लेवल दैट इज डेड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्या कर रहा है, फ्लड फॉर अ फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर द इफेक्टिव स्टोरेज इज यूजफुल। इफेक्टिव स्टोरेज क्या होता है? इफेक्टिव स्टोरेज जो होता है मिनिमम पुल लेवल से लेकर के, अगर मिनिमम पुल लेवल है, मिनिमम पुल लेवल, नॉर्मल पुल लेवल और ये मैक्सिमम पुल लेवल, ये दोनों का जो बीच का जो पार्ट होता है ये फ्लड कंट्रोलिंग के लिए होता है। बीच का इतना का जो एरिया जो स्टोरेज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव स्टोरेज। तो इफेक्टिव स्टोरेज जो होता है यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज, यूजफुल प्लस सरचार्ज, उसमें से वैल्यू स्टोरेज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें। मीन्स मिनिमम पुल लेवल ये हो गया, मिनिमम पुल लेवल ये हो गया, नॉर्मल पुल लेवल ये हो गया, रिटार्डिंग स्टोरेज, और ये हो गया मैक्सिमम पुल लेवल। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, इसको जो पार्ट बोलता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्टोरेज। तो क्या बोल रहा है कि यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज ये हो गया यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज, माइनस कर देंगे वैली स्टोरेज में, वैली जो स्टोरेज करेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा इफेक्टिव स्टोरेज हो जाएगा। इफेक्टिव स्टोरेज के लिए यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैली स्टोरेज, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ट्रैप इफिशिएंसी। ट्रैप इफिशिएंसी क्या होता है? ट्रैप इफिशिएंसी जो होता है रिजर्वायर का जो सेडिमेंट है उसको मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ट्रैप इफिशिएंसी जो यूज किया जाता है वो रिजर्वायर का जो सेडिमेंटेशन है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इफिशिएंसी है, तो इफिशिएंसी बराबर सिंपल सा ऐसे भी देखते हैं तो आउटफ्लो बाई इफिशिएंसी बराबर देखा जाए किसी भी चीज़ का तो इफिशिएंसी बराबर होता है आउटफ्लो बाई इनफ्लो, आउटफ्लो मतलब आउटपुट बाई इनपुट, या फिर कर सकते हैं इफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुट बाई इनपुट होता है। तो इसमें जो होता है ट्रैप एफिशिएंसी, तो कैपेसिटी डिवाइड बाई इनफ्लो रेशियो, कैपेसिटी बाई इनफ्लो रेशियो। तो कैपेसिटी और इनफ्लो का जो रेशियो है उसको बोलते हैं ट्रैप एफिशिएंसी। इसका यूज किया जाता है रिजर्वायर का सेडिमेंटेशन को, रिजर्वायर सेडिमेंटेशन इज मेजर्ड बाई, तो रिजर्वायर का सेडिमेंटेशन ट्रैप एफिशिएंसी के द्वारा मेजर किया जाता है। तो इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, टोटल कैपेसिटी रिजर्वायर का दिया हुआ है 25 मिलियन क्यूबिक मीटर एंड डेड स्टोरेज 5 मिलियन क्यूबिक मीटर। इफ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन डिपोजिशन इज 0.1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर, देन द यूजफुल स्टोरेज कितना होगा? अगर 0.1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर हो रहा है तो जो मेरा डेड स्टोरेज है वो कितना में ख़त्म होगा? तो यूजफुल पूछ रहा है कितना में यूजफुल स्टोरेज जो है वो कब रिड्यूस करना शुरू कर जाएगा? जो यूजफुल स्टोरेज है रिजर्वायर का जो स्टार्ट रिड्यूसिंग, यूजफुल स्टोरेज है कब कमना शुरू कर जाएगा? रिड्यूस करना कब स्टार्ट करेगा? जब इसका जो डेड स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाएगा। डेड स्टोरेज कब ख़त्म होगा? 0.1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर हो रहा है, तो 5 कितना में होगा? तो 5 खत्म होने के लिए कितना, 5 मिलियन क्यूबिक मीटर खत्म होने के लिए कितना लगेगा? 0.1। तो 5 डिवाइड बाई 0.1 मिलियन पर, इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा मेरा 50, दैट इज ईयर में। तो 50 ईयर के बाद जो होगा डेटा स्टोरेज जो है ख़त्म हो जाएगा और जो यूजफुल स्टोरेज है वो रिड्यूस करना शुरू हो जाएगा, दैट इज ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्स विच आर कंसीडर फॉर द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल। जो फोर्स जो होता है एलिमेंट्री प्रोफाइल में, द फोर्स विच आर कंसीडर फॉर द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द ग्रेविटी डैम
अंडर इम्पिटी रिजर्वायर, जब एक रिजर्वायर दिया हुआ है और इसमें इसका जो पीछे वाटर जो है वो वाटर नहीं है, वो एम्पिटी है, तो उस समय जो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा। तो जब एम्पिटी कंडीशन रहता है रिजर्वायर का, तो उस केस में जो इस पर फोर्स लगता है, तो सिर्फ जो इसका अपना जो वेट है डैम का या स्टोरेज का जो वेट है खुद के डैम का, तो रिजर्वायर का जो वेट है वही सिर्फ इसमें एक्टिव करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी वाटर वगैरह है नहीं, तो इस पर कोई भी वाटर प्रेशर या प्लेट प्रेशर नहीं लगेगा, तो सिर्फ सेल्फ वेट लगेगा। तो सेल्फ वेट सिर्फ लगेगा, वाटर प्रेशर वाटर है नहीं तो नहीं लगेगा, अपलिफ्ट सेल्फ वेट लगेगा, अपलिफ्ट नहीं लगेगा क्योंकि वाटर यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो ओनली टू किस में सही है, ओनली टू ए में सही है, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। व्हेन द अपस्ट्रीम फेस ऑफ ग्रेविटी डैम इज वर्टिकल, then the intensity of water pressure at the water surface and the base respectively। पूछ रहा है क्या, when the upstream face of gravity dam, अगर upstream face अगर देखा जाए वर्टिकल, अगर upstream face जो है वर्टिकल है, then the intensity of water pressure at the water surface and at the base respectively, इस पर वाटर प्रेशर जो फोर्स होता है वो ट्रायंगुलर शेप में लगता है, इस तरह से इसका ये होता है। यहाँ पर जो होता है डैम अगर मान लिया जाए इस तरह से है, तो यहाँ पर जो वाटर फोर्स होता है जीरो होता है, और जो बेस पे होता है वो गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है। बेस पे ये फोर्स लगा, और ये अगर इसका इफेक्टिव निकालेंगे तो 1/3 पे इसका लगता है वाटर प्रेशर, 1/3 मतलब एच का H/3 फ्रॉम बेस से H/3 पे इसका टोटल वाटर प्रेशर लगता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इफेक्टिवली H/। तो इस पूछ क्या रहा है कि जो सरफेस है वाटर सरफेस जो डैम का जो वर्टिकल सरफेस है उस पर जो फोर्स है वो किस तरह से लगेगा। तो अपर जो पार्ट है, तो वाटर प्रेशर एट द वाटर सरफेस पे कितना लगेगा और बेस पे कितना लगेगा। तो वाटर सरफेस पे मेरा जीरो हो गया और बेस पे जो मेरा होगा गामा डब्ल्यू एच हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो वाटर सरफेस पे कितना हो गया था मेरा जीरो, और बेस पे कितना हो गया था गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो जीरो और गामा डब्ल्यू एच दैट इज ये हो गया डी। तो 58 का मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन ए डैम कैन बी कंट्रोल बाई, अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है डैम का, अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ डैम, अपलिफ्ट प्रेशर ऑन ए डैम, डैम का जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो अपलिफ्ट प्रेशर ऑन ए डैम कैन बी कंट्रोल बाई कंस्ट्रक्टिंग कट ऑफ अंडर अपस्ट्रीम फेस। अपस्ट्रीम फेस पर अगर एक कट ऑफ जनरेट किया जाए तो क्या अपलिफ्ट प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, इसे कर सकते हैं। अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है, अगर मेरा अपलिफ्ट अगर ये मेरा डैम है, इस तरह से जो वाटर जो प्रेशर होता है अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी लगता है, ये अपलिफ्ट प्रेशर जब भी लगता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये लगता है। तो अपवर्ड प्रेशर डैम का इस तरह से लगता है इस पर अपवर्ड। तो कह रहा है कि कंट्रोल कैसे होगा, अपलिफ्ट प्रेशर कैन बी कंट्रोल बाय कंस्ट्रक्शन ए कट ऑफ इन अंडर अपस्ट्रीम फेस, सही है। कंस्ट्रक्टिंग ड्रेनेज चैनल बिटवीन द डैम एंड इट्स फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन और चैनल के बीच में ड्रेनेज चैनल और फाउंडेशन के बीच में अगर एक ड्रेनेज चैनल बिटवीन द डैम एंड फाउंडेशन, अगर एक चैनल कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए ड्रेनेज के लिए डैम और फाउंडेशन के बीच में, तो अपस्ट्रीम प्रेशर जो है उसको अपलिफ्ट प्रेशर जो है कंट्रोल कर सकते हैं, सही है। बाय प्रेसिंग ग्राउंटिंग इन फाउंडेशन, अगर ग्राउंटिंग कर दिया जाए फाउंडेशन में तो भी कर सकते हैं। ग्राउंटिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा जो होता है सेफ्टी के लिए इसको यूज किया जाता है, तो इसके थ्रू भी हम अपलिफ्ट प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अपलिफ्ट प्रेशर कंट्रोल करने का मेन एक थीम है कि अगर डैम मेरा जो लग है, जो अपवर्ड प्रेशर इस पर लग रहा है उसको कैसे कंट्रोल। तो अगर इसको फाउंडेशन का अगर ड्रेनेज के लिए एक अलग सुविधा कर दिया जाए तो भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसको ग्राउंटिंग कर दिया जाए तो भी कर सकते हैं, या अपस्ट्रीम फेस पे कट ऑफ जनरेट कर दिया जाए तो भी कर सकते हैं। इस तरह से मेरा ये भी सही है, ये सही, ये सही, तीनों सही है। तो इस तरह से मेरा जो आंसर आ रहा है वो डी, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन फेस ऑफ ए ड्रेनेज गैलरी इन ए डैम इज टेकन एज, जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है ऑन ए फेस ऑफ ड्रेनेज गैलरी इन ए डैम, जो डैम पे जो अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, अगर मान लिया अभी गैलरी है, अगर मान लिया जाए ये मेरा डैम है या रिजर्वायर है, यहाँ पे मेरा एक गैलरी दिया हुआ है,
गैलरी क्या होता है, अंदर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है यहाँ पर जो अपलिफ्ट प्रेशर होगा वो कितना होगा। तो अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है ड्रेनेज पे, अपलिफ्ट प्रेशर अपवर्ड की ओर लगता है, और इस तरह से इसका, इस तरह से यहाँ पे अगर गैलरी पे लग रहा है तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, अपवर्ड की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो होता है अगर देखा जाए तो इसका ओवरऑल फार्मूला जो होगा, ये ड्रेनेज गैलरी का हो गया, ये इस गैलरी पे पूछ रहा हूँ कितना होगा, तो ये होता है गामा एच, एच इधर हो गया, अगर एच फिगर बन नहीं पा रहा यहाँ पे, अगर ये मेरा रिजर्वायर है और इस साइड में अगर पानी एच दिया हुआ है, पानी फुल है, वाटर ये वाटर ये फुल है एच, एच डेप्थ तक, ये वाटर एच है, स्मॉल डेप्थ ये कैपिटल एच है, दो तरह का वाटर दिया हुआ। तो अपलिफ्ट प्रेशर जो वैल्यू होगा अपलिफ्ट प्रेशर का, अपलिफ्ट प्रेशर इज इक्वल टू, अपलिफ्ट प्रेशर जो होगा, अपलिफ्ट प्रेशर इज इक्वल टू होगा, अपलिफ्ट प्रेशर अपवर्ड जो होगा वो गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस 1/3 एच माइनस एच, ये हो गया। इसको और क्या लिख सकते हैं, फ्रेश करके अगर लिखते हैं तो इसको P इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच प्लस 1/3 एच माइनस एच का होल। इसको सॉल्व करेंगे तो गामा डब्ल्यू एच का इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 गामा डब्ल्यू एच प्लस ये h/3 हो जाएगा सिर्फ, तो 1/3 गामा डब्ल्यू एच, 2/3 इंटू गामा एच प्लस 1/3 इंटू गामा एच कैप्स एच, ये जो स्मॉल एच जो हो गया, जो बिलो जो अपोजिट साइड में जो है मीन्स डाउनस्ट्रीम साइड में जो वाटर डेप्थ होता है उसका जो डेप्थ है वो गामा एच है। अगर मान लीजिए ये डैम दिया हुआ है, इस साइड का जो डेप्थ हुआ एच हो गया डाउनस्ट्रीम साइड का, और अपस्ट्रीम साइड का जो डेप्थ है वो वाटर डेप्थ वो एच हो गया। तो इस तरह से फार्मूला हो गया 2/3 गामा एच प्लस 1/3 गामा डब्ल्यू एच। इसका सिंपल एक फार्मूला याद रखना, गामा डब्ल्यू एच प्लस 1/3 एच माइनस एच। इस तरह से देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है मेरा, uplift pressure on the face of a drainage gallery is time is taken as hydrostatic pressure at toe, एवरेज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट टो एंड हिल, एवरेज नहीं निकालते हैं, 2/3 ऑफ हाइड्रो, ठीक है 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अभी देखे एट द टो है, टो पे जो लग रहा है, मान ली टो होता है अगर ये डैम है, ये रिजर्वायर है, तो जो अपवर्ड डाउनवर्ड में जो फोर्स होता है इसको टो बोलते हैं, और इधर जो है उसको हिल बोलते हैं। तो हिल साइड में जो लग रहा है उसका 2/3 होता है 2/3 इंटू गामा डब्ल्यू एच, 2/3 प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच कैप्स एच, तो 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट टो प्लस 1/3 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द हिल, यही बोले हिल पे जो हो रहा था 1/3 गामा डब्ल्यू इंटू एच, और इस पे जो आया था 2/3 गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। इस तरह से मेरा सी सही है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक रिजल्ट इन, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जो होता है वो भी अर्थक्वेक की वजह से, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन होता है ड्यू टू अर्थक्वेक, जो हाइड्रोडायनामिक प्रेशर भी होता है एक्ट करता है, और इनर्शिया फोर्स बहुत दोनों की वजह से लगता है, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर और इनर्शिया फोर्स इनटू द बॉडी ऑफ द डैम, मीन्स इससे भी और इससे भी एक्ट होता है, दैट इज सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 62 नंबर, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक, हाँ अर्थक्वेक की वजह से जो हाइड्रोडायनामिक प्रेशर लगा अभी लगा, इसमें बताएं दो तरह का प्रेशर लगता है अर्थक्वेक की वजह से हॉरिजॉन्टल में, एक इनर्शिया की वजह से लगता है, एक हाइड्रोडायनामिक लगता है। हाइड्रोडायनामिक जो लगता है वो होता है 4h/3 पाई एबव द बेस। अगर देखा जाए, मान लिया जाए ये मेरा रिजर्वायर है, इस पे अगर लग रहा है फोर्स, और ये जो होता है हाइड्रोडायनामिक प्रेशर वो पैराबोलिक होता है, जो भी ये लगता है वो पैराबोलिक होता है। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, ये याद रखना जब भी होगा ये, तो पैराबोलिक होता है, और जो एक्ट करता है वो एक्ट करता है 4h/3 पाई, 4h/3 पाई एबव द बेस, नीचे से
अगर नीचे से देखा जाए तो इसका जो हाइट हो गया वो 4h/3 हो गया, 4h/3। और जो भी होगा इसका जो शेप होता है वो पैराबोलिक होता है। इसका जो शेप हो गया अर्थ की फोर्स का वो पैराबोलिक होता है। और 4h/3 एबव द बेस, दैट इज सी, 4h/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर रेसिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम। रेसिस्टिंग फोर्स क्या होता है? एक रेसिस्टिंग फोर्स होता है एक ओवरटर्निंग फोर्स होता है। अगर मान लिया जाए डैम है, जो रेसिस्टिंग फोर्स इसको जो रेसिस्ट कर रहा है ओवरटर्न करने से उसको बोलते हैं रेसिस्टिंग फोर्स, और जो ओवरटर्न करने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ओवरटर्निंग फोर्स। तो इसको ओवरटर्निंग फोर्स बोलते हैं, इसको रेस्टेरिंग फोर्स बोलते हैं। तो जो मेजर फोर्स होता है रेसिस्टिंग फोर्स का वो होता है इसका खुद का जो वेट हो गया, अपना जो वेट हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, वही हो गया रेसिस्टिंग फोर्स। तो इस तरह से देखा जाए मेजर फोर्स पूछ रहा है रेसिस्टिंग के लिए, तो सेल्फ वेट ऑफ डैम, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन। वेव एक्शन के लिए पूछ रहा है, वेव एक्शन के लिए टोटल जो फोर्स होता है ग्रेविटी डैम एक्ट एट द हाइट ऑफ, कितना हाइट पे वो एक्ट करता है। तो टोटल जो फोर्स वेव एक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है वो 3/8 होता है HW एबव द रिजर्वायर सरफेस। रिजर्वायर का जो सरफेस है उससे जो ऊपर होता है वेव एक्शन का, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। अगर इस तरह से देखा जाए डैम का, तो जो हाइट होता है इससे सरफेस से वो होता है H इंटू 3/8 HW एबव द सरफेस। तो इस तरह से देखा जाए तो सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कहता है व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस। अगर रिजर्वायर फुल है, मान लिया जाए ये रिजर्वायर है और ये अगर फुल है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स लगेगा को कहाँ लगेगा? ये हील होता है, ये टो होता है, तो हील पे लगेगा या टो पे। जो कंप्रेसिव फोर्स होगा इस तरह से इस पर फोर्स लग रहा है, इस तरह से घूमेगा, तो जो कंप्रेसिव फोर्स मैक्सिमम होगा वो टो पे लगेगा। तो मैक्सिमम जो कंप्रेसिव फोर्स होगा इसमें, जो अगर कंप्रेसिव फोर्स मैक्सिमम देखा जाए जब भी लगेगा टो पे, किस कंडीशन में? फुल कंडीशन में। फुल जब रिजर्वायर है तो मैक्सिमम लगेगा वो टो पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी। मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है फॉर नो टेंशन। नो टेंशन के लिए मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितना होता है? अगर मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकालना है, एक सिंपल इसका फॉर्मूला, इसको ऐसे B/6 होता है, या फिर ऐसे निकाला जाए तो इसका जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल सकते हैं। तो बेसिक फार्मूला होता है 1 प्लस यहाँ से अगर लिखा जाए तो W इंटू सेल्फ वेट हो गया 1 प्लस माइनस 6E/D होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो E का जो वैल्यू निकलेगा वो D/6 आता है। फॉर नो टेंशन इसका वैल्यू जो होगा वो 0 करना चाहिए, और जब 0 होगा तो जो E का जो वैल्यू निकलेगा वो यहाँ से सॉल्व करने के बाद वो D/6 आएगा। तो इसलिए बोल रहा फॉर नो टेंशन द इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होगा वो D, अगर D डायमेंशन मान लें उसको, D बोले या B बोले, हम यहाँ पे D मेजर किए हैं, या फिर इसको B भी बोल सकते हैं। तो जो B/6 होता है तो D हो गया। द प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर, टेल तब जो वाटर होता है, अगर ग्रेविटी डैम दिया हुआ है इस तरह से, जो टेल सा ये हिल हो गया, ये टो हो गया, इस तरह से जो वाटर हो गया उसको बोलते हैं टेल वाटर। इन ग्रेविटी डैम इंक्रीज द प्रिंसिपल स्ट्रेस, नहीं, जो स्ट्रेस जो होता है प्रिंसिपल और ये डिक्रीज, शियर स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों को डिक्रीज करता है। ये जो वाटर होता है इसके वजह से जो स्ट्रेस होता है वो डिक्रीज करता है, मीन्स डिक्रीज द शियर स्ट्रेस एंड डिक्रीज द प्रिंसिपल स्ट्रेस, मीन्स दोनों स्ट्रेस जो होगा डिक्रीज करेगा टेल वाटर की वजह से। टेल वाटर की वजह से डिक्रीज कर रहा है, तो दैट इज 2 और 4 डी आंसर इसका सही है। टेल वाटर की वजह से जो होता है स्ट्रेस वो डिक्रीज करता है। डिक्रीज कितना करता है? PV sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्स एंड टेल वाटर इफेक्ट द प्रिंसिपल स्ट्रेस ग्रेविटी डैम इज गिवन बाय। अगर जो ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर देते हैं अर्थक्वेक फोर्स को और टेल वाटर प्रेशर को, तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है ग्रेविटी डैम का वो कितना होगा? तो हो जाएगा PV sec स्क्वायर थीटा, PV sec स्क्वायर थीटा। कब होगा? जब नेग्लेक्ट कर रहे हैं इफेक्ट ड्यू टू अर्थक्वेक एंड इफेक्ट ड्यू टू टेल वाटर, दोनों के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं
तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा पी सेक स्क्वायर थीटा। अगर कंसीडर करते हैं इसको दोनों को तो इसमें माइनस हो जाता है पी करके, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो इसीलिए बोला जाता है अगर इसको हम कंसीडर करते हैं टेल वाटर को तो इसमें से माइनस कर दिया जाता है पी। तो इसको बोलते हैं क्या कि मेरा जो डिक्रीज कर रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए अगर नेगलेक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू ये होता है। और अगर हम कंसीडर करते हैं टेल वाटर को या अर्थक्वेक को तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस बोथ आर डिक्रीज ड्यू टू टेल वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलिमेंट्री प्रोफाइल। एलिमेंट्री प्रोफाइल पूछ रहा है किसका, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम। डैम का एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होता है, तो डैम का जो एलिमेंट्री प्रोफाइल होता है वो इस तरह से होता है। ये एलिमेंट्री प्रोफाइल हो गया डैम का, तो ये कैसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑप्शन डी एलिमेंट्री प्रोफाइल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द एम्प्टी कंडीशन, फिर एम्प्टी कंडीशन है ऑफ रिजर्वायर एंड विद द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम द वर्टिकल स्ट्रेस एट हील एंड टो। हील और टो पे जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा इन एम्प्टी कंडीशन में। जब एम्प्टी है, अगर मेरा डैम अगर एम्प्टी है तो वाटर प्रेशर लगेगा नहीं, वाटर प्रेशर लगेगा नहीं, तो इस पर जो वर्टिकल स्ट्रेस होगा, जो वर्टिकल स्ट्रेस जो लगेगा, वर्टिकल स्ट्रेस जो लगेगा वो इस तरह से लगेगा। वर्टिकल स्ट्रेस जो लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है। तो वर्टिकल स्ट्रेस का जो डायमेंशन हो गया ये हो गया, तो इसका जो वैल्यू होगा वो इस पे तो जीरो आ रहा है, दैट मीन्स टो पे, ये टो है ये हिल है, टो पे जीरो आएगा और हिल पे जो आएगा 2W/b। तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रहा है, टो पे जीरो और इस तरह जो आएगा, इस तरह से अगर हम देखा जाए ग्राफ आ रहा है वर्टिकल स्ट्रेस का, वर्टिकल स्ट्रेस पूछ रहा है, तो वर्टिकल स्ट्रेस का ग्राफ इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे आ रहा है 2W/b और यहाँ पे आ रहा है जीरो, तो 2W/g और टो बाद में है तो 2W/g दैट इज सी, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेग्लेक्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर द बेस विड्थ ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। नेग्लेक्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर, नेग्लेक्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर द बेस विड्थ ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम। जो विड्थ होगा, अगर हम अपलिफ्ट प्रेशर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो बेस का जो विड्थ होगा अपन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम सेल भी, जो विड्थ होगा वो कितना होगा। तो विड्थ जो होता है, विड्थ का जो एक फॉर्मूला अगर लेते हैं तो h/, विड्थ का जो होता है वो h/म्यू इंटू जी होता है, म्यू अगर लग रहा है तो म्यू के साथ जी होगा, म्यूजू, या अगर देखा जाए तो एक और दूसरा होता है ये √g। तो इस तरह से दोनों का जो ग्रेटेड होगा दोनों से उसका जो वैल्यू होता है वो बेस विड्थ का होता है। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेग्लेक्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर द बेस विड्थ ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल इन ग्रेविटी डैम। बेस का जो विड्थ होगा वो कितना होगा, तो बेस विड्थ जो होगा ग्रेटर होगा h/√g एंड h/μg। अगर फ्रिक्शन होता है, अगर फ्रिक्शन कंसीडर किया जाता है तो उसमें जो वैल्यू होता है विड्थ का वो हो जाता है h/μg, और अगर फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो h/√g हो जाता है। इस तरह से ग्रेटर देन h/√g एंड जी हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर देखते हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, पॉसिबल हाइट पूछ रहा है कितना होगा, तो टी बराबर जो हाइट होता है, टी बराबर जो होता है एफ डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू प्लस जो टी का जो हो गया एफ डिवाइड बाई W g+1 होता है, g+1 ये मैक्सिमम पॉसिबल हाइट होता है डैम के लिए एलिमेंट्री प्रोफाइल का। विड्थ हो गया वो h/म्यू जी कर सकते हैं, और जो हाइट होता है वो f/w वेट हो जाता है स्ट्रेस। तो इस तरह से मेरा सी हो जाएगा। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ई w यूनिट वेट हो गया, और अलावा स्ट्रेस हो गया f। तो इस तरह से हाइट जो मेरा हो गया मैक्सिमम f डिवाइड बाई WG+1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, द फोकस ऑफ बेस पैराबोला फॉर डैम
हैविंग हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर। द फोकस ऑफ बेस पैराबोला ऑफ ए डैम हैविंग हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर। हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर है तो इसका जो फोकस होगा वो कितना होगा, जो फोकस होगा वो बी होगा, बी फ्रॉम टो से बी दूरी पर जो होगा, बी बेस होता है, बी दूरी पर जो होगा वो इसका फोकस होगा, दैट इज सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय प्रोवाइडिंग ए टॉप विड्थ ऑफ रोडवे, by providing a top width by roadway and freeboard in elementary profile gravity dam, providing top width of a roadway and freeboard in elementary profile gravity dam, resultant force। अगर किसी डैम में, अगर मान लीजिए डैम में फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया दिया जाए और इस पर रोडवे भी बना दिया जाए, रोडवे करने का मतलब होता है कि अगर डैम इस तरह से बन रहा है, ये हो गया रोडवे, अगर रोडवे बना दिया जाए और इसको ये फ्री बोर्ड बोलते हैं इसको, इस तरह से जो बना हो फ्री बोर्ड और रोडवे अगर बन गया है जाने के लिए, तो इसमें क्या होगा, तो ये पूछ रहा था, बाय प्रोवाइडिंग अ टॉप विड्थ रोडवे एंड फ्री बोर्ड एलिमेंट्री प्रोफाइल ग्रेविटी डैम, द रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है इसमें दो फोर्स लगता है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, अगर इसका रोडवे का वैल्यू और ये फ्री बोर्ड ऐड करते हैं तो जो डाउन वर्टिकल जो फोर्स है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा था, जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो शिफ्ट करेगा, ये हिल हो गया, ये टॉप हो गया, जो शिफ्ट होगा वो शिफ्ट कर जाएगा हिल की ओर, तो शिफ्ट टुवर्ड्स द हिल, तो शिफ्ट टुवर्ड द हिल, शिफ्ट टुवर्ड द हिल, ए हो गया रहेगा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है, इसी वजह से ये शिफ्ट कर रहा है इधर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, वेव एक्शन इन ए डैम, वेव एक्शन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए वेव एक्शन इन ए डैम, द मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड का जो मैक्सिमम हाइट होता है वो कितना होना चाहिए, तो फ्री बोर्ड का जो मैक्सिमम है 1.5 होना चाहिए, 1.5 एच डब्ल्यू हाइट ऑफ वेव है, वेव जो हाइट होता है इस तरह से जो वेव बनता है, जो हाइट हो गया वेव का उसको एच डब्ल्यू बोलते हैं, और जो वेव एक्शन जो मैक्सिमम लगता है वो कितना होता है, अभी हम लोग देखे थे 3/8 एच डब्ल्यू पर जो इसका वेव एक्शन का जो फोर्स लगता है वो फ्रॉम द सरफेस 3/8 होता है, 3/8 हाइट पे अगर ये वेव एक्शन है, ये एच डब्ल्यू इसका मैक्सिमम हाइट है, तो 3/8 एच डब्ल्यू पर इसका जो वेव एक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हुआ था, जो मैक्सिमम फ्री बोर्ड जो हो गया, तो मैक्सिमम फ्री बोर्ड कितना होगा 1.5 एच डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज कम्पेयर टू ग्रेविटी डैम द अर्थन डैमेज, एज कम्पेयर टू ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम के कंपेयर में जो अर्थन डैम होता है वो क्या होता है, और कोस्टलियर ऐसा तो नहीं है, और लेस ससेप्टिबल टू फेलुअर ऐसा नहीं कर सकते, रिक्वायर्ड साउंड रॉक फाउंडेशन, रॉक फाउंडेशन रिक्वायर्ड होता है अर्थन डैम के लिए, ऐसा भी नहीं, रिक्वायर लेस स्किल लेवल, हाँ जो अर्थन डैम बनाने के लिए जो लेबर होता है उसको कम अगर स्किल है उसमें तो भी चल सकता है, मीन्स रिक्वायर्ड लेस स्किल लेवल फॉर अर्थन डैम, दैट इज डी मोस्ट करेक्टली मैच कर रहा है, तो डी इसका कर सकते हैं आंसर होगा। 77 नंबर क्या कर रहा है, द मस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द सेंटर इन प्रीवियस कोर ऑफ जोन, द मस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर सेंट्रल impervious core of zone embankment type डैमेज, जो मस्ट इम्प्रीवियस मटेरियल जो होगा कोर ऑफ जोन के लिए वो कौन सा होगा, तो इसमें देख रहे हैं मस्ट प्रीवियस कौन सा होगा, प्रीवियस के लिए देखा क्ले मिक्स विथ फाइन सैंड, क्ले मिक्स फाइन सैंड जो होगा इसका आंसर डी। 78 नंबर क्या कर रहा है, सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट इन एन अर्थन डैम इज कंट्रोल बाय, एम्बैंकमेंट का जो सीपेज है वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एम्बैंकमेंट का जो सीपेज है वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट इन अर्थन डैम इज कंट्रोल बाय, अर्थन डैम का जो सीपेज है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं, तो ड्रेनेज ट्रेंच इसको यूज करेंगे, जिससे हम एम्बैंकमेंट का जो सीपेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीपेज थ्रू फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन से अगर एम्बैंकमेंट से हुआ तो हम लोग देखें कि एम्बैंकमेंट से हुआ तो ड्रेनेज ट्रेंच के माध्यम से किए, और अगर जो फाउंडेशन से हो रहा है तो किसको कंट्रोल करेंगे, तो इम्प्रीवियस कट ऑफ, अगर इम्प्रीवियस कट ऑफ प्रोवाइड कर दिया जाए फाउंडेशन पे, तो हम फाउंडेशन का जो सीपेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर दो क्वेश्चन हम लोग देखे क्या था,
पहला में था सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट के जो सीपेज है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्रेन ट्रेंच, ठीक है। और अगर फाउंडेशन का जो सीपेज है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इम्प्रीवियस कट ऑफ यूज करते हैं, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, द फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर स्पॉलिंग ओवर द बियर क्रिस्ट इज स्पिलवे एंड साइड चैनल स्पिलवे रिस्पेक्टिवली। जो फॉलोइंग का जो बियर क्रिस्ट है, वाटर का जो शेप है वो कैसा होगा, तो जो स्पिलवे का जो होगा, स्पिलवे का जो होगा वो जो होता है वो राइट एंगल जो होता है, स्पिलवे का राइट एंगल होगा। और साइड स्पिलवे का जो होगा वो पैरेलल होगा, साइड का जो पैरेलल होगा, साइड स्पिलवे का, साइड चैनल का स्पिलवे जो हो गया, साइड चैनल स्पिलवे का पैरेलल हो गया, और स्पिलवे का जो हो गया वो राइट एंगल हो गया। तो एट द राइट एंगल एंड पैरेलल ओवर, पैरेलल एंड राइट एंगल, इसको देखा जाए तो एट द राइट एंगल एंड पैरेलल टू, इसमें दिया हुआ राइट एंगल पहला का और दूसरा का पैरेलल टू बियर ऑफ क्रिस्ट, दैट इज ए, ठीक है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा, द डिस्चार्ज पासिंग ओवर एन ओगी स्पिलवे। ओगी स्पिलवे का जो डिस्चार्ज होगा, ओगी स्पिलवे सिमिलर रेक्टेंगुलर स्पिलवे के जैसे होता है, तो इसका जो डिस्चार्ज होता है वो होता है 2/, रेक्टेंगुलर का हम लोग देखें या रेक्टेंगुलर का कितना होता है 2/3 CD 2G, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया 2/3 CD, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया 2G, उसके बाद LH 3/2। तो इस तरह से ये कांस्टेंट टर्म मान लेता है, इसको C माना है और इसको LH 3/2, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओगी स्पिलवे का जो डिस्चार्ज हो गया वो, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अपन ओगी स्पिलवे का जो कोफिशिएंट डिस्चार्ज है वो डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ अप्रोच एंड अपस्ट्रीम स्लोप। ये जो इसका डिस्चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, अपोजिट डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ अप्रोच एंड अपस्ट्रीम स्लोप, डिपेंड्स ऑन डाउनस्ट्रीम अप्रोच इंटरफेस एंड डाउनस्ट्रीम सबमर्जेंस रिमेंस कांस्टेंट। इसमें जो होगा कोफिशिएंट जो है डिस्चार्ज वो ओगी स्पिलवे का जो डिपेंड करता है दोनों पे, मीन्स डिपेंड डेप्थ पे भी डिपेंड कर रहा है और डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ अप्रोच एंड अपस्ट्रीम स्लोप, और डिपेंड्स ऑन डाउनस्ट्रीम और इंटरफेस ऑन डाउनस्ट्रीम सबमर्ज, मीन्स डी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पिलवे इज लिस्ट सुटेबल। लिस्ट सुटेबल कौन सा स्पिलवे होगा फॉर अर्थन डैम। अर्थन डैम के लिए सबसे कम जो सुटेबल होगा, सबसे लेस सुटेबल जो होगा वो होगा ओगी स्पिलवे। ओगी स्पिलवे होगा सबसे लेस सुटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन द केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी मस्ट सुटेबल स्पिलवे। अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस का, अगर स्पेस का बहुत कम है तो टोपोग्राफी के लिए, अंडर ड्यू टू टोपोग्राफी के कारण अवेलेबिलिटी कम है, तो मोस्ट सुटेबल स्पिलवे कौन सा होगा, मोस्ट सुटेबल स्पिलवे कौन सा होगा, वो होगा सॉफ्ट स्पिलवे। सॉफ्ट स्पिलवे जो होगा, अगर स्पेस कम है तो उसमें सॉफ्ट स्पिलवे यूज कर सकते हैं, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 85 नंबर, इन ए सूट स्पिलवे द फ्लो यूजुअली। स्पिलवे में जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, स्पिलवे का जो फ्लो है, तो सूट स्पिलवे का जो फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल होगा। सूट स्पिलवे का जो फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल होगा, दैट इज सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल करने के बाद इसका जो फ्लोड नंबर होता है, फ्लोड नंबर जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लो तब होता है जब फ्लो जो है, फ्लोड नंबर जो है, इसका फ्लोड नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। क्रिटिकल कब बोलते हैं, जब बराबर या फ्लोडर नंबर बराबर 1 होता है। सब क्रिटिकल कब बोलते हैं, जब फ्लोडर नंबर इज इक्वल टू लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 है या बाई एन का जो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो सब क्रिटिकल होता है। बाई 1 का लेस देन ग्रेटर देन 1 है तो एफ जो होगा वो लेस देन होगा। इस तरह से देखा जाए तो सूट स्पिलवे का जो फ्लो होगा यूजुअली जो होगा सुपर क्रिटिकल होगा, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द अपस्ट्रीम फेस ऑफ एन अर्थन डैम द मस्ट एडवर्स कंडीशन। फॉर द अपस्ट्रीम फेस ऑफ एन अर्थन डैम द मस्ट एडवर्स कंडीशन जो होता है कब होगा, तो मस्ट एडवर्स कंडीशन और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। मस्ट एडवर्स कंडीशन सबसे खराब कंडीशन कब होगा, ये देखा जाए तो सडन ड्रॉ डाउन, स्टेडी सीपेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड स्लोनिंग ऑफ स्लोप। सबसे जो इसमें सबसे मोस्ट या सबसे एडवर्स कंडीशन जो होगा सडन ड्रॉ डाउन के टाइम पे अगर किसी चीज़ का सडन ड्रॉ डाउन होता है तो वो मस्ट एडवर्स कंडीशन होगा, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर 87 नंबर, इफ देयर आर
टू कनाल टेक ऑफ फ्रॉम, अगर दो कनाल निकल रहा है, इफ देर आर टू कनाल्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम ईच फ्लैंक ऑफ ए रिवर, अगर एक बैंक से इस दोनों एक से टू कनाल निकल रहा है, देन देर विल बी, तो क्या होगा उसमें, वन डिवाइड वाल एंड वन अंडर स्लूस वाल, नहीं वन वन नहीं होगा, जो होगा तो दो होगा, वन डिवाइड वाल एंड टू अंडर स्लूस वाल, नहीं टू, ये तो सही है टू डिवाइड वाल लगा, लेकिन टू डिवाइड वाल भी होगा, तो टू डिवाइड वाल इसमें दिया हुआ, टू डिवाइड वाल एंड टू अंडर स्लूस, दैट इज डी इसका सही होगा। तो दो कनाल निकल रहा है तो दोनों दो दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरली द बियर इज अलाइंड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मेन रिवर करंट, बिकॉज जो बियर बनता है, मान लिया जाए ये मेरा रिवर है, तो बियर जब बनाया जाता है जनरली तो राइट एंगल में बनाया जाता है, क्यों, जनरली द बियर इज अलाइंड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मेन रिवर करंट, बिकॉज इधर से फ्लो, इधर से अगर मेरा फ्लो आ रहा है तो जो बियर या बारह जो बनाया जाता है वो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाया जाता है, क्यों, ये पूछ रहा है। तो पूछ रहा है बियर अलाइन एट राइट एंगल, क्यों, तो बिकॉज इट इंश्योर लेस लेंथ ऑफ बियर, इट गिव्स बेटर डिस्चार्ज कैपेसिटी, या इट इज इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल भी होता है क्योंकि लेस डेप्थ कवर करना पड़ता है, इट गिवन बेटर डिस्चार्ज कैपेसिटी, ये भी सही है, इट इंश्योर लेस लेंथ, लेंथ कम लगता है, ये भी सही है, मीन्स 1 2 3 बोथ आर करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द एफ, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, द मेन फंक्शन ऑफ डिवाइड वाल, डिवाइड वाल का जो फंक्शन क्या होता है, डिवाइड वाल कहाँ पे यूज होता है, अगर मान लिया जाए इस तरह से हम बनाते हैं, अगर बन रहा है, ये बियर हो गया, यहाँ पर एक फिश प्लेट होता है, इस तरह से अगर इसका बियर यूज करते हैं, तो जो डिवाइड वाल हो गया, ये डिवाइड वाल होता है, इसको डिवाइड वाल बोलते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ ए डिवाइड वाल इज, डिवाइड वाल का जो मेन फंक्शन हो गया वो क्या होता है, कंट्रोल द सिल्ट एंट्री इनटू द कनाल, 89 नंबर से है, तो 89 नंबर जो है, द मेन फंक्शन ऑफ द डिवाइड वाल जो हो गया, डिवाइड वाल का कंट्रोल द सिल्ट, सिल्ट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है, नहीं इसके लिए नहीं, प्रिवेंट रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग, रिवर जो है, प्रिवेंट द रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग द कनाल, रिवर फ्लड को इंटर करने में, कनाल में इंटर करने के लिए रोकता है, नहीं ये कैसे रोकेगा, इसका काम नहीं, इसका ये काम है किसका, वो हेड रेगुलेटर का, जो ये काम जो है वो हेड रेगुलेटर का जो काम है वो है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, जो कनाल का यूज, कनाल का जो फ्लड, रिवर का जो फ्लड कंट्रोलिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए हेड रेगुलेटर का यूज करते हैं। सेपरेट द अंडर स्लूस फ्रॉम द बियर, हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मान लिया जाए बियर, ये बियर हो गया, ये स्लूस बाल फिश प्लेट हो गया, ये जो बाल होता है इसको बोलते हैं डिवाइड बाल, तो डिवाइड बाल का जो काम है सेपरेट द अंडर स्लूस फ्रॉम बियर, ये दोनों को सेपरेट कर रहा है, इधर पार्ट और इधर पार्ट को, तो इस कह सकते हैं दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, टू सेपरेट अंडर स्लूस फ्रॉम द बियर प्रॉपर, प्रोवाइड स्मूथ फ्लो ऑफ सफिशिएंटली, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो हो गया हेड रेगुलेटर को काम है, दैट इज, तो इस तरह से सी मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए डिवाइड वाल इज प्रोवाइड, डिवाइड वाल कब कहाँ प्रोवाइड करता है, एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ बियर, अभी हम लोग देखें अगर ये बियर एक्सिस होता है, फिशिंग प्लेट होता है, ये जो बाल होता है उसी को बोलते हैं डिवाइड वाल, ये दोनों को सेपरेट करता है, ये मेरा डिजाइन हो गया अथी का कनाल का। तो इस तरह से जो बाल हुआ ये एक्सिस इसका बियर एक्सिस का परपेंडिकुलर हो गया, तो एट द राइट एंगल, तो कह सकते हैं डिवाइड वाल जो प्रोवाइड करता है एट द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ बियर, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज कम्पेयर टू क्रेस्ट ऑफ द नॉर्मल पोर्शन ऑफ द बियर, द क्रेस्ट ऑफ अंडर स्लूस पोर्शन, जो क्रेस्ट जो है नॉर्मल पोर्शन का बियर का, और क्रेस्ट अंडर स्लूस पोर्शन का इसके कंपेयर में क्या होगा, तो अंडर स्लूस का जो लेवल होगा वो कम होगा, लोअर लेवल होगा, दैट इज 91 का ए। इसका जो कितना कम होगा, वो 1 से लेके 1.5 मीटर कम होता है अंडर स्लूस का, और देखा जाए अंडर स्लूस पोर्शन का जो क्रेस्ट लेवल होता है कितना कम होता है, वो नॉर्मल से 1 से लेके 1.5 मीटर तक कम होता है, तो इसको कर सकते हैं लोअर लेवल होगा अंडर स्लूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड टू, सिल्ट एक्सक्लूडर जो होता है, सिल्ट एक्सक्लूडर का काम क्या है, सिल्ट एक्सक्लूडर जो एक्सक्लूड करने के लिए काम होता है, तो सिल्ट एक्सक्लूडर जो काम है जो प्रोवाइड किया जाता है या फिर कंस्ट्रक्ट किया जाता है
सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बेड अपस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर। जो होता है सिल्ट एक्सक्लूडर का काम है एक्सक्लूड करना, जो फ्लड वगैरह जो आ रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो आ रहा है उसको कनाल में इंटर करने से रोकने के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है सिल्ट एक्सक्लूडर। तो जब भी प्रोवाइड किया जाता है तो अपर स्ट्रीम पे, अगर ये इधर से पानी आ रहा है तो अपर स्ट्रीम फेस पे ही इसको प्रोवाइड किया जाता है, अपर स्ट्रीम फोर्स पे इसको प्रोवाइड किया जाता है हेड रेगुलेटर का। तो सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर बेड अप स्ट्रीम, मतलब रिवर बेड पे प्रोवाइड किया जाता है, रिवर बेड पे प्रोवाइड किया जाता है और अप स्ट्रीम साइड में, रिवर बेड पे अप स्ट्रीम साइड में हेड रेगुलेटर। एक दिया हुआ क्वेश्चन दूसरा है कनाल है, कनाल बेड, कनाल बेड पे नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जब भी प्रोवाइड किया जाता है तो रिवर बेड पे प्रोवाइड किया जाता है। डेट इज इसका ये आंसर हो गया। सिल्ट एक्सक्लूडर आर प्रोवाइडेड इन रिवर बेड, जब भी होगा तो रिवर बेड में होगा, कनाल है कन्फ्यूजन है, कनाल बेड पे नहीं प्रोवाइड किया जाता। सिल्ट एक्सक्लूडर फ्लड वगैरह रोकने के लिए, जो भी एक्सक्लूड करने के लिए होता है वो कनाल बेड पे जो प्रोवाइड किया जाता है, और सिल्ट इजेक्टर प्रोवाइड किया जाता है। सिल्ट इजेक्टर जो है इस पे जो अगर हेड, अगर कनाल बेड डाउन स्ट्रीम पे जो होगा इसमें होता है सिल्ट इजेक्टर, सिल्ट इजेक्टर प्रोवाइड किया जाता है कनाल बेड डाउन स्ट्रीम पे, और सिल्ट एक्सक्लूडर जो प्रोवाइड किया जाता है वो रिवर बेड के रिवर बेड पे अपर स्ट्रीम साइड में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ एच इज द ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एबव द टॉप ऑफ ए फ्लोर, जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोर मटेरियल, देन द थिकनेस ऑफ फ्लोर। थिकनेस क्या होता है, थिकनेस ऑफ फ्लोर कितना होता है, अगर एच दिया हुआ है इसका और का एच दिया हुआ है, इफ एच इज द ऑर्डिनेट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एच दिया हुआ है तो जो थिकनेस होगा, थिकनेस जो होता है एच इज इक्वल एच डिवाइड बाई जी माइनस वन। फ्लूइड का जो थिकनेस हो गया वो हाइट का अगर दिया हुआ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो हाइट दिया हुआ ऑर्डिनेट का, तो जो फ्लूइड थिकनेस हो गया टी, टी इज इक्वल टू एच माइनस एच डिवाइड बाई जी माइनस वन होता है। टी थिकनेस होता है एच डिवाइड बाई जी माइनस वन, दैट इज सी, फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू खोसला थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट, एग्जिट ग्रेडियंट अगर देखा जाए, आई का वैल्यू देखा जाए एग्जिट ग्रेडियंट, तो वन डिवाइड बाई पाई इंटू लेमडा एच डिवाइड बाई डी होता है फॉर्मूला। तो इस फार्मूला पर अगर देखते हैं अकॉर्डिंग टू खोसला थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट द एब्सेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ, अगर डाउन स्ट्रीम कट ऑफ को हटा दिया जाए या फिर एब्सेंस कर दिया जाए, जिसको जीरो कर दिया जाए, तो जो आई का जो वैल्यू होगा, ये एग्जिट ग्रेडियंट का जो वैल्यू होगा कितना होगा। तो इसमें अगर हम डी बराबर जीरो पुट करते हैं, डी को अगर जीरो कर देते हैं तो कितना हो रहा है, वन बाई जीरो दैट इन्फिनिटी, दैट इज इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 94 का सी हो गया, 94 का सी हो गया। सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है इसका, एग्जिट ग्रेडियंट इसको आई से भी इंडिकेट करते हैं, जिसे जो भी इंडिकेट करना है, वन डिवाइड बाई पाई अंडर स्क्वायर रूट लेमडा एच बाई डी। तो जो डी होता है कट ऑफ रेशियो अगर देखा जाए, ये डैम का हाइट है तो इसको एच होता है, ये लेंथ इसको बी मानते हैं, ये जो डेप्थ होता है इसे वो कट ऑफ डेप्थ कट ऑफ बोलते हैं, ये डी दिया हुआ था, ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तो इसको जो रेशियो हो गया डी को अगर हम इग्नोर करते हैं या फिर एब्सेंस करते हैं, इसको जीरो करते हैं, वन बाई जीरो दैट इज इन्फिनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, द मिनिमम साइज ऑफ स्टोन will remain at rest channel of longitudinal slope S and hydraulic mean depth R is given by, तो मिनिमम साइज कितना हो रहा है, तो मिनिमम साइज जो होता है वो डी है शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 11 RS होता है। डी जो है द मिनिमम साइज ऑफ स्टोन दैट विल remain at rest in channel of longitudinal slope S and hydraulic mean depth R is, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 RS होता है। तो जो मिनिमम जो इसका होगा 11 RS होगा, 11 RS, तो 11 RS, बी आर जो हो गया हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया, और एस जो हो गया वो स्लोप हो गया, दैट इज बी। नेक्स्ट है 96 नंबर, द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ shear stress produced on the bed and the bank of the channel due to, अगर जो पूछा जाए shear पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ shear stress produced on the bed, जो बेड में जो प्रोड्यूस कर रहा है shear stress, अगर देखा जाए इस तरह से, अगर मान लिया चैनल है तो जो बेड पे जो प्रोड्यूस होता है गामा आर एस होता है, और साइड में जो होता है वो 0.75 गामा आर एस होता है। गामा हो गया, गामा डब्ल्यू हो गया वो
यूनिट वेट हो गया, आर हो गया हाइड्रोलिक डेप्थ हो गया, एस स्लोप हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस ऑन बेड, तो बेड में जो होगा वो गामा आर एस एंड द बैंक में कितना होगा, मीन्स किनारे पे इसका हो जाएगा 0.75 गामा आर एस। तो गामा आर एस से गामा एस कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 0.75, तो इसको कह सकते हैं 4/3 मीन्स 4/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.33, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 सी आंसर। सिंपल याद रखना है कि अगर इस तरह से जो हुआ है मेरा चैनल है, तो जो बेड का जो होगा, बेड में गामा डब्ल्यू आर एस होता है और साइड में जो होता है वो 75% होता है, मीन 75 गामा आर एस होता है। तो दोनों का रेशियो निकालने बोल रहा है, इसका जो रेशियो आ रहा है 4/3 आ रहा है, 4/3 मीन्स ग्रेटर देन 1, इस तरह से ग्रेटर देन 1 सी आंसर हो गया। 97 नंबर देखते हैं। इफ द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस ऑफ चैनल इज tau c, then the average value of shear stress required to move the gain or bank बोल रहा है if the critical shear stress of channel is tau c, then the average value of shear stress required to move the grain on bank, ग्रेन को बैंक तक मूव करने के लिए उसमें एवरेज शियर स्ट्रेस होगा वो कितना होगा। तो हम लोग अभी देखें जो बैंक में जो होता है वो कितना होता है 0.75 गामा आर एस, ये दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ tau c इज इक्वल टू दिया हुआ यहाँ पे tau c, जो हम इसको गामा आर एस मान सकते हैं, ये दिया हुआ। तो जो बाकी जो बचेगा बैंक में तो वो 75 गामा है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वाटर शेड कनाल क्या होता है। ए वाटर शेड कनाल जो होता है वो जो नेचुरल जो स्लोप है उसमें अलाइन करता है, विच अलाइन अलोंग एनी नेचुरल वाटर शेड। जो वाटर शेड कनाल है, जो नेचुरल जो शेड का स्लोप है उसकी तरफ जो अलाइन होता है उसी को बोलते हैं वाटर शेड। इरिगेट ओनली वन साइड नहीं होता, जरूरी होता है वो दोनों साइड होता है। वाटर शेड कनाल जो है जहाँ अलाइन है, नेचुरल जो है वाटर शेड वो दोनों साइड होता है, या फिर नेचुरल जो स्लोप दिया हुआ है, नेचुरल जो है उसके अलोंग जो बनता है उसको बोलते हैं वाटर शेड कनाल। इरिगेट ओनली वन साइड, वाटर शेड जो कनाल है वो बहुत सारा इरिगेट करता है। इज मोस्ट सुटेबल इन हिली एरिया में मोस्ट सुटेबल नहीं है। अवॉइड द क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये अवॉइड द क्रॉस ड्रेनेज वर्क को ये कम करता है, अवॉइड करता है, ये सही है। जनरली अलाइंड पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द एरिया, कंटूर का पैरेलल नहीं होता उसको कंटूर कनाल बोलते हैं, अगर जो कंटूर का जो पैरेलल है उसको कंटूर कनाल बोलते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो मेरा वाटर शेड कनाल है रीज का अगर है, तो अगर जो रीज का जो पैरेलल होता है, वैली का पैरेलल होता है, तो जो हाँ नेचुरल जो एलोन है उसके एलोंग ये होता है पैरेलल। तो जो भी इरिगेट करेगा वो दोनों साइड करेगा, तो एक गलत हो गया। मोस्ट सुटेबल हेरी एरिया में नहीं हो गया, ये अवॉइड करता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क को, ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क को इग्नोर करता है, दैट इज सी इसका सही हो गया। कनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल, एक कनाल विच अलाइन एट राइट एंगल टू द कंटूर का राइट एंगल पे जो, और मान लिया कंटूर है इसके राइट एंगल पे अगर कनाल बना हुआ है उसको कौन कनाल करते हैं, उसको बोलते हैं राइट एंगल जो बना हुआ है उसको साइड स्लोप बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, साइड स्लोप कनाल बोलेंगे इसको। इसको जो अगर कंटूर का जो बना हुआ है राइट एंगल पे उसको बोलते हैं साइड स्लोप कनाल, दैट इज साइड स्लोप कनाल। 100 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ग्रेड डायग्राम क्या होता है। ग्रेड डायग्राम जो है वो किस पे बेस्ड है, तो ग्रेड डायग्राम जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल मेथड है किसको सॉल्व करने का। एक ग्रेड डायग्राम इज बेस्ड ऑन केनेडी थ्योरी पे बेस्ड है ग्रेड डायग्राम, और ये ग्राफिकल मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड है केनेडी थ्योरी का ही, तो केनेडी थ्योरी पे बेस्ड है। इस तरह से हम लोग इसमें 50 51 से लेकर 100 तक देखें। फिर से सेकंड पार्ट में इसका देखते हैं, 101 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर से